स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। आज के 360 डिग्री कवरेज में हम एक नए टॉपिक का समग्र अध्ययन करेंगे। इसके सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पर प्रकाश डालेंगे और ये टॉपिक है रक्षा उद्योग एवं आत्मनिर्भर भारत। आज के टॉपिक के पीछे बेसिकली दो कंटेंट है हमारे। एक है राजनाथ सिंह ने 101 रक्षा उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया है, उनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, और साथ ही लास्ट वीक में रक्षा निर्यात संवर्धन नीति का मसौदा भी जारी किया गया है। तो इन दोनों को ही आधार बनाकर आज हमने ये टॉपिक कवर करना है। देखते हैं हम आगे। रक्षा उपकरण आयात प्रतिबंध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 101 वस्तुओं की सूची की घोषणा की है जिन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिनके आयात पर रक्षा मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाएगा। और साथ ही ऐसे संकेत भी दिए गए हैं कि आने वाले समय में कुछ अन्य वस्तुओं को भी इस सूची में शामिल किया जा सकता है। तो आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन सामानों की पूर्ति कहाँ से की जाएगी, उसके लिए कहा गया है कि इनकी खरीद घरेलू निर्माताओं, निजी क्षेत्र और साथ ही रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम यानी कि PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से इसकी खरीद की जाएगी। इसके अलावा देश में रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्त वर्ष में घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 52,000 करोड़ रुपए का एक अलग से बजट का प्रावधान भी किया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि आत्मनिर्भरता की ओर इन बढ़ते कदमों की क्या जरूरत है, क्या है घरेलू रक्षा विनिर्माण उद्योग के पनपने की मांग। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अप्रैल में जारी एक रिपोर्ट में कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत पिछले साल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश था। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत की जो रक्षा जरूरतें हैं वो 3rd नंबर पर हैं। और एक अनुमान के अनुसार 2014 व 2019 के बीच में $16.75 बिलियन के आयात के साथ भारत दूसरा सबसे बड़ा रक्षा उपकरण आयातक था। अर्थ ये हुआ कि भारत दूसरे नंबर पर है रक्षा उपकरणों के आयात में। तो इतना बड़ा जो रकम है $16.75 बिलियन, ये सारा भारत से बाहर जा रहा है बिकॉज ऑफ रक्षा उपकरणों की खरीद पर ये खर्च हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में आयातित वस्तुओं पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहती है सरकार और घरेलू रक्षा विनिर्माण उद्योग को एक नई ऊर्जा प्रदान करना चाहती है। तो जैसे ही हम आयात पर प्रतिबंध लगाएंगे, उसको रिप्लेस करने के लिए जरूरी होगा कि घरेलू रक्षा विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। जिन 101 सामानों की सूची पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, उनकी लगभग 260 योजनाओं में ही लगभग 3.5 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वो भी केवल 2015 से 2020 के बीच में। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें, घरेलू विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। बात करें उपकरणों की सूची के बारे में, तो इस सूची में सामान्य वस्तुओं से लेकर उन्नत तकनीक तक की चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे प्रदूषण नियंत्रण पोत, हल्के परिवहन विमान, रडार, यहाँ तक कि असॉल्ट राइफलें, सोनार सिस्टम, आर्टिलरी गन, इन सभी को शामिल किया गया है। इस सूची में दिसंबर से ही लगभग 69 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और अगले चरण में 2021 के अंत तक अन्य 11 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और शामिल 12 वस्तुओं में 2023 तक और साथ में जो बची हुई 8 वस्तुएं होंगी उन पर 2024 तक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से होगा, एक साथ सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। और इसके अंतिम चरण में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं, यानी सबसे लास्ट में इन मिसाइल्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इस निर्णय का क्या महत्व है? आयात पर प्रतिबंध लगाकर रक्षा क्षेत्र के निजी निर्माताओं और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को अपने स्वयं के डिजाइन विकास क्षमताओं का उपयोग करके इस सूची में शामिल वस्तुओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। तो निजी निर्माता जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं और साथ में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो रक्षा क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको एक अवसर प्रदान किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत अभियान और रक्षा उत्पाद के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो इस निर्णय के द्वारा हम आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशीकरण की ओर भी कदम बढ़ाएंगे।
ऐसा अनुमान है कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र न केवल घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करेगा बल्कि एक निर्यातक बनकर भी उभरेगा। तो ये सोने पे सुहागा जैसा काम हो जाएगा कि हम अपनी घरेलू ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे और साथ में इन चीज़ों का निर्यात भी कर सकेंगे, जैसा कि हाल की रक्षा निर्यात संवर्धन नीति में बताया गया है। और सरकार को उम्मीद है कि अगले 6 से 7 साल के भीतर इन वस्तुओं की जिनको सूची में शामिल किया गया है, यदि इनको घरेलू उद्योग के साथ में जोड़ा जाए तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। घरेलू उद्योग के साथ में जो अनुबंध है उनका होने का लगभग 4 लाख करोड़ का अनुमान है। इन द सेंस कि ये 4 लाख करोड़ रुपए जो पहले हम भारत से बाहर खर्च करते हैं वो अब हम अगले 6 से 7 सालों में यहीं पर खर्च कर पाएंगे। देखते हैं आगे कि क्या इस निर्णय में सभी हितधारकों की भूमिका रही है या इसे केवल सरकार ने लागू कर दिया है। तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि सूची में शामिल उपकरणों, हथियारों और प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने वाले सभी संबंधित हितधारकों यानी कि वायुसेना, नौसेना और सेना यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी के साथ में परामर्श के बाद ही इन प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची की घोषणा की गई है। घोषणा भारतीय घरेलू उद्योग की वर्तमान और भविष्य की क्षमता का आकलन करने के बाद निजी और सार्वजनिक निर्माताओं सहित सभी हितधारकों का आकलन करने के बाद ही की गई है, ऐसा सरकार का कहना है। और इस सूची को कई दौर की परामर्श प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया है। रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख जनरल बिपिन रावत यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी अध्यक्षता में डीएमए को सरकार द्वारा सौंपी गई प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक यह भी है कि रक्षा बलों में स्वदेशी सैन्य उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो ये जनरल बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनकी अध्यक्षता में जो डिफेंस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की कमेटी होती है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो घरेलू उपकरणों का उपयोग को बढ़ावा दे रक्षा क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि सभी हितधारकों को, सभी स्टेक होल्डर्स से परामर्श के बाद में निर्णय लिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान और रक्षा क्षेत्र के बीच में क्या है संबंध, जान लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में ही उल्लेख किया था कि सरकार आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए हथियारों और उपकरणों की एक सूची जारी करेगी और साथ ही स्वदेशीकरण पर जोर देगी। तो जैसा कि संकेत मई में दिए गए थे, ये कुछ उसी तरीके का निर्णय आपको आज दिखाई देता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान संबंधी राहत पैकेज के तहत की गई अन्य घोषणाओं में ये घोषणाएं भी शामिल थी, जिनमें था ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा विनिर्माण में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% करना। तो ये जो निर्णय रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा स्वागत योग्य कदम होगा यदि एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74 कर दिया जाए रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में। ऑटोमेटिक रूट के तहत यानी बिना सरकार की अनुमति के सीधा 74% एफडीआई यहाँ पर आ सकेगा। इसके अलावा आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के माध्यम से उसकी स्वायत्तता और जवाबदेही में सुधार करना, ऐसी भी घोषणा मई में की गई थी। और साथ में कहा गया था कि समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया की जाए और तेजी से निर्णय लिए जाएंगे। तो ये सब घोषणाओं का एक पहलू था। इसमें कितना सफल हो पाएंगे हम आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं एक और दूसरे पहलू की, जो है रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020, जो अभी हाल फिलहाल में लास्ट वीक में ही जारी की गई थी। इसका मसौदा जारी किया गया है। इसे शॉर्ट में DPEPP के नाम से जाना जा रहा है। इसका लक्ष्य है 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए का विनिर्माण कारोबार सुनिश्चित करना। तो इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान देंगे कि ये लगभग इतना करोड़ रुपए का विनिर्माण, तो इतने करोड़ रुपए में से $5 बिलियन का केवल एरोस्पेस और रक्षा सामान और सेवाओं का निर्यात शामिल है। तो ये नीति निर्यात पर बेसिकली फोकस करती है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण के साथ साथ एरोस्पेस और नौसेना के जहाज निर्माण उद्योग को शामिल करते हुए एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग विकसित करना है। मीन्स कि रक्षा बलों की जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करें और साथ में जो एरोस्पेस और नौसेना के जो जहाज का निर्माण किया जाता है उन ज़रूरतों को भी पूरा करने पर जोर दिया गया है। आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और
भारत के उपकरणों का वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना इसका लक्ष्य है। तो ये बहुत ही अच्छा लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो उपकरण हैं वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं है। तो हम ग्लोबल वैल्यू चेन में कहीं स्टैंड कर सकें, ये इस नीति का लक्ष्य है। ऐसा वातावरण बनाना जो अनुसंधान और विकास यानी R&D और नवाचार इनोवेशन को प्रोत्साहित करे और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की आधारशिला रखे, ये इस नीति का उद्देश्य है। इस नीति को प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से 5 पिलर्स की बात की जा रही है। 5 रणनीतियां वो कौन कौन सी होंगी, जरा उन पर नजर डाल लेते हैं। जैसे कि खरीद प्रक्रिया जो है हमारे यहाँ पर, रक्षा खरीद प्रक्रिया, उसमें सुधार की बात की जा रही है। MSME को या स्टार्टअप्स को सहायता ताकि स्वदेशीकरण की ओर बढ़ावा हो। संसाधनों का आवंटन इस तरीके से किया जाए कि निजी क्षेत्र की भागीदारी इसमें सम्मिलित हो, सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा। साथ ही निवेश को बढ़ावा कैसे दिया जाए, कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर बढ़ा जाए, उसके बारे में बात की गई है। और इसके अलावा नवाचार और अनुसंधान और विकास की बात इसमें की गई है। सबको थोड़ा सा डिटेल में हम जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वदेशीकरण की या स्टार्टअप को सहायता देने की। तो भारत में इन उपकरणों को विकसित करने के लिए 2025 तक ऐसे 5000 उपकरण भारत में निर्मित किया जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में 50 से अधिक स्टार्टअप नई फिट फॉर मिलिट्री यूज उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। तो फिट फॉर मिलिट्री यूज उत्पाद हैं और उनका निर्माण अभी भी 50 से ज़्यादा स्टार्टअप्स कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है खरीद में सुधार, खरीद प्रक्रिया में सुधार की बात की जा रही है और इसके लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना करने की बात की जा रही है, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की बात की जा रही है, जिसका कार्य होगा कि वो उत्पादों से संबंधित विशिष्टताओं और प्रौद्योगिकियों का आकलन करेगी। स्वदेशी डिजाइन, विकास और उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऐसी भी बात इस मसौदा नीति में की गई है। और इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी असेसमेंट सेल की बनाने की भी बात की जा रही है। संसाधनों के आवंटन की बात करें तो घरेलू उद्योग से खरीद को बढ़ावा देने के लिए कहा जा रहा है कि 2025 तक 70,000 करोड़ से दुगना करके 1,40,000 करोड़ रुपए तक इसे किया जाए। तो वर्तमान में हम घरेलू उद्योग से 70,000 करोड़ रुपए की कीमत के उपकरण खरीद रहे हैं। इसको दुगना करने की बात 2025 तक की जा रही है, ताकि जो घरेलू खरीद है वो कुल खरीद का 60% हिस्सा हो सके। निवेश को बढ़ावा देना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना भी इस नीति का एक लक्ष्य है। भारत पहले से ही एक बड़ा एयरोस्पेस बाजार है। यहाँ पर यात्री, यातायात और सैन्य ज़रूरतों के लिए हवाई जहाज के निर्माण की मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए अच्छा होगा कि हम यहाँ पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको सुधारा जाए। और लास्ट में है नवाचार और अनुसंधान एवं विकास। स्टार्टअप्स को आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स के लिए नवाचार आयोजित किए गए हैं और आईडेक्स को 300 और स्टार्टअप्स के साथ जुड़ने और 60 नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अगले 5 वर्षों में बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक नई पहल है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड और साथ में सार्वजनिक उपक्रमों में अधिक से अधिक पेटेंट दर्ज करने के लिए मिशन डिफेंस ज्ञान शक्ति की शुरुआत भी की गई है। मिशन डिफेंस ज्ञान शक्ति की शुरुआत की गई है ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में पेटेंट करने के लिए। इससे बौद्धिक संपदा के निर्माण और व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये हमारा मसौदा नीति के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पर क्या कानून बनेगा और फाइनली क्या निर्णय लिया जाएगा वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। इन दोनों ही हालिया निर्णयों की वास्तविकता की परख करना बहुत ज़रूरी है। तो हाल में क्या परिदृश्य है हमारे रक्षा क्षेत्र में, उसे हम पहले जान लेते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रक्षा क्षेत्र के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब है और 2014 से 2018 के बीच में भारत हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है। इसका कारण यही है कि हमारे यहाँ के जो PSUs हैं वो घरेलू मांग के द्वारा या घरेलू मांग को पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमें बाहर से खरीदना पड़ रहा है और बाहर से खरीदने के पर्पस में बहुत सारा भारत पर भारी बोझ डल रहा है, बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है भारत से। इसका समाधान यही होना चाहिए कि निजी क्षेत्र को इसमें बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए नीतियां बनाई जाएं। तो निजी क्षेत्र का अभाव
हाल फिलहाल की रियलिटी हमारे सामने है। अगर कुछ प्लेटफॉर्मों जैसे मिसाइल कार्यक्रम हमारे यहाँ सफल रहे हैं, लेकिन अगर उदाहरण की बात की जाए तेजस की, जो कि एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, तो इसको इंडक्शन स्टेज तक पहुंचाने में ही भारत को 3 दशक से भी अधिक का समय लगा, यानी 30 साल लग गए हैं। तो इतना ज़्यादा डिले बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगी यदि हम अपने घरेलू विनिर्माण उद्योग को अधिक सफल बनाना चाहते हैं। तो स्वदेशीकरण के प्रयास जो हैं वो भी काफ़ी असमान हैं और सुस्त हैं और धीमे हैं, तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा रक्षा बजट माइनस पेंशन, यानी रक्षा में टोटल जितना भी बजट एलोकेट किया जाता है बजट के समय में, उसमें से यदि रक्षा से संबंधित पेंशन्स को हटा दिया जाए, जो पेंशन जाती है रक्षा क्षेत्र में, तो ये केवल 1.5% बैठेगा जीडीपी का। यानी पेंशन को हटाने के बाद रक्षा ज़रूरतों पर केवल जीडीपी का 1.5% ही खर्च होता है, और जो 1962 के बाद से सबसे कम माना जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस एलोकेशन को बढ़ाया जाए और साथ में पेंशन ज़रूरतों को किस तरीके से उचित प्रकार से हैंडल करना है उसकी ओर भी ध्यान दिया जाए, ताकि रक्षा उपकरणों के लिए ज़्यादा एलोकेशन हमारे पास में बच सके। रक्षा वेतन और पेंशन बिल के बढ़ने के साथ ही आधुनिकीकरण के लिए धन की कमी हो गई है, जैसा कि अभी हमने बात की। तो पैसा कम पड़ जाता है फिर रक्षा खरीद पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने के लिए। देखते हैं आगे, और अब हम देखेंगे कि क्या होना चाहिए हमारा आगे का पर्सपेक्टिव, आगे की राह कैसी होनी चाहिए। सरकार को रणनीतिक साझेदारी मॉडल को सफल बनाना होगा, यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी होगी सरकार को, और निजी क्षेत्र को भी प्रमुखता देनी सरकार को पड़ेगी, तभी हम विनिर्माण उद्योग को खड़ा कर पाएंगे। रणनीतिक साझेदारी मॉडल में क्या होता है कि यदि हम किसी फॉरेन कंपनी के साथ में साझेदारी कर लेते हैं कुछ समय के लिए, तो उसकी ही यूनिट्स हम इंडिया में खोल पाएंगे, और साथ में वो जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है विदेश में, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी कुछ सालों में यहाँ पर, और इस तरीके से हमारा जो उद्योग है वो आगे बढ़ पाएगा। दूसरा है, सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों की घोषणा तो की है, परंतु ये कैसे विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देंगी ये अभी देखना बाकी है। तो यदि इस पे काम किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनाने की बात की जा रही है जहाँ पर जो रक्षा क्षेत्र है और जो साथ में इंडस्ट्री है वो आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके, रक्षा में क्या ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री काम कर सके। यह न केवल अधिक से अधिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देगा, बल्कि विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों को मिलकर एक रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में भी मददगार साबित होगा। फोर्थ है कि हमारे विश्वविद्यालयों को बेहतर बनाया जाए, जैसा कि हमने एजुकेशन पॉलिसी में भी बात की थी, ताकि वे दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को यहाँ पर लाते हुए रक्षा उद्योग के लिए सार्थक शोध कर सकें। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को भी इस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि पूंजीगत व्यय के अधिक से अधिक आवंटन के लिए प्रावधान किए जाएं, जो रक्षा खरीद है उसके लिए अधिक से अधिक कैपिटल मुहैया कराई जाए। इसके अलावा भी और 2-4 पॉइंट्स हैं जो किए जाने की आवश्यकता महसूस की है, जैसे रक्षा खरीद को पारदर्शी किया जाना चाहिए। जितनी अधिक से अधिक रक्षा खरीद होती है, आप देखते हो उसमें बहुत सारे घोटाले देखने को मिलते हैं, तो उसको अधिक पारदर्शी करने की आवश्यकता है। तभी भारतीय कंपनियां और जो फॉरेन कंपनियां हैं उनको सेम ग्राउंड मिलेगा कंपटीशन करने के लिए। यदि उद्देश्य घरेलू रक्षा विनिर्माण का निर्माण करना है, तो ज़रूरी है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अधिक से अधिक एफडीआई का, यहाँ पर जो बात की थी हमने ऑटोमेटिक रूट की, उस वाले प्रावधान को लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई निवेश यदि यहाँ पर होगा तो उससे साथ में विदेशी प्रौद्योगिकी को भी भारत लाने में मदद मिलेगी। अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा और उसी के बलबूते पर हमारे यहाँ के जो उद्योग हैं उनको बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके लिए विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले जो विनियम हैं उनमें सुधार करने की आवश्यकता है, जैसा कि हमने बात की कि इसे 49 से 74% करने की आवश्यकता है, वो भी ऑटोमेटिकली। तो रक्षा उपकरणों के निर्यात बढ़ने से रणनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ लागत प्रभावी रक्षा उपकरण और रक्षा आयात संबंधित व्यय पर भी बचत होगी। एक तरीके से आयात हमारा कम हो जाए और निर्यात बढ़ जाए, तो इस तरीके से बहुत सारा व्यय पर जो है हमारी बचत होगी, खर्च हमारे कम हो जाएंगे, और इससे बाद में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि आयात को कम करना
निर्यात को बढ़ाने की दिशा में एक कदम हो सकता है, और उसी तरीके से निर्यात को बढ़ावा देना भी आयात पर प्रतिबंध लगाने की एक नीति हो सकती है। कुल मिलाकर के ये दोनों ही निर्णय एक दूसरे को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे, यदि ये सब संभव हो पाता है तो ये था हमारा आज का 360 डिग्री कवरेज, जिसमें हमने निर्यात संवर्धन नीति और साथ में रक्षा उपकरणों पर आयात प्रतिबंध को समझा है। यदि इस संबंध में आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अपना फीडबैक हम तक पहुंचाना ना भूलें। आपको कैसा लगा आज का वीडियो, हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। थैंक यू।